ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर। बेटा इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर को ऑफर समझ लेते हैं। तो बेटा अब हम समझेंगे कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पब्लिक इशू निकलता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनविटेशन टू ऑफर का। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया। प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी पब्लिक के अंदर अपने शेयर इशू करती है। कंपनी ने पब्लिक के अंदर अपने शेयर प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू किए। प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसने इशू निकाला। तो यहाँ पे पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो इशू निकाला है कंपनी ने, दैट इज कॉल्ड ऑफर। क्या ये ऑफर है क्या? क्वेश्चन इज दैट इज इट ऑफर? बेटा ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। कैसे? बेटा पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू किए गए कंपनी के थ्रू। अब पब्लिक पर डिपेंड करता है कि वो शेयर खरीदे या नहीं खरीदे। क्या सबके लिए शेयर खरीदना कंपलसरी है? नो। तो अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि वो शेयर खरीदे या ना खरीदे। अगर पब्लिक शेयर परचेज करने के लिए सब्सक्राइब करती है कंपनी को, तो इसे बोलेंगे ऑफर। अब कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी उसे क्या दे, अलॉटमेंट दे या ना दे। अब डिसाइड होगा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस थ्रू कंपनी। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, दैट इज ऑफर। और कंपनी ने अलॉटमेंट किया, दैट इज एक्सेप्टेंस। जरूरी नहीं है कंपनी हर अप्लाई करने वाले को शेयर अलॉट करे, इसलिए इस तरीके का ऑफर एंड अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। और प्रोस्पेक्टस इशू जो कंपनी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। बेटा आगे हम देखेंगे, देखिए अगर किसी शॉप के बाहर डिस्प्ले लगा हुआ है प्रोडक्ट का, और आप वहाँ लेने पहुंचे और आपने बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और उस शॉपकीपर ने आपको मना कर दिया कि मैं प्रोडक्ट आपसे नहीं लूंगा, इसका मतलब क्या है? दैट इज डिस्प्ले इज, वो डिस्प्ले क्या था? दैट डिस्प्ले इज इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, नॉट एन ऑफर। आप जब शॉप वाले को बोलते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, दैट इज ऑफर। और अब शॉप वाले पे डिपेंड करता है वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दिया कि ऑक्शन सेल होती है। बेटा ऑक्शन है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट आया कि यहाँ पे ऑक्शन हो रही है, दैट इज ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये ऑफर है क्या? नो। ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन के अंदर आके आप जो बिड लगाते हो, दैट इज कॉल्ड ऑफर। अब उस बिड को एक्सेप्ट अगर कर लिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर और एक्सेप्टेंस। देखिए केस हुआ था, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, हार्वे वर्सेस फैसी। इस केस के अंदर क्या हुआ था? दो तरीके की, देखो क्या मेन इशू था वो हम देख रहे हैं। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर को ये कॉन्सेप्ट हमें समझता है, ऑक्शन से रिलेटेड केस है। प्लेंटिफ बेटा वो होता है, प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है। यहाँ पे हार्वे इज द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है। प्लेंटिफ थ्रू ए टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट टू क्वेश्चन, नेमली विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। हार्वे ने फैसी से पूछा कि क्या तुम मुझे बम्पर हॉल पेन बेचोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा, लोएस्ट कैश प्राइस क्या है उसकी। डिफेंडेंट ने केवल इतना रिप्लाई किया कि लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। प्लेंटिफ ने रिप्लाई में बोला, ओके
वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पैन एट 900 पाउंड। फिर डिफेंडेंट ने अगले टेलीग्राम में मना कर दिया, डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल, और हार्वे ने फेसी के अगेंस्ट केस कर दिया कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। बेटा जब उसने पूछा था विल यू सेल अस, तो यहाँ पे ये हो गया था बेटा कि क्या इसने रिप्लाई में ये बोला था कि हाँ मैं बेचना चाह रहा हूँ? नहीं, केवल उसने उसकी प्राइस डिक्लेयर की। तो केवल प्राइस बताना इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। यहाँ पे उसने केवल प्राइस बताई है, ना कि ये बताया कि मैं आपको सेल कर रहा हूँ। ये बात और है, हार्वे ने कुछ और ही समझ लिया, उसको लगा कि हाँ वो 900 पाउंड में बेचने को तैयार है। प्लेंटिव यानी हार्वे sued the defendant यानी फैसी, contending that they had made an offer to sell the property at 900 pound, therefore they are bound by the offer। ऐसा किसने बोला? हार्वे ने। However, the privacy council didn't agree the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, defendant reply only to the second question by quoting the price। केवल उसने क्या बताई है? प्राइस बताई है, but didn't answer the first question but reserved their answer with regard to their willingness to sell। Thus they made no offer at all। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑफर नहीं है। Their lordship held that the mere statement of lowest price, केवल लोएस्ट प्राइस बताने का मतलब ये नहीं है कि वो बेचने को तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में आप और क्लियरली डिफरेंस समझ गए होंगे। देखो बेटा एक और केस है, दैट इज नॉट टू इम्पॉर्टेंट, हार्वे वर्सेस फेसी इज मेन केस, सिग्नेचर केस, मैकफेरसन एंड अपन्ना, where the owner of property had said that he would not accept less than 6,000 pound। This statement didn't indicate any offer but indicate only invitation to offer। अगर किसी पर्सन ने केवल इतना बोला है कि वो इस प्रॉपर्टी के बदले में 6,000 पाउंड से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसने मिनिमम प्राइस बताई है एक तरीके से, और यहाँ पे उसने ऑफर नहीं दिया है, इनविटेशन टू ऑफर दिया है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप ऑफर दो, अब वो बंदा डिसाइड करेगा कि आपको बेचना है या नहीं, उसको बेचना है या नहीं बेचना है। जैसे कि हमारे हार्वे वर्सेस फैसी केस में हुआ था, फैसी ने केवल इनविटेशन टू ऑफर दिया था कि मैं 900 पाउंड में मिनिमम प्राइस मैंने रखी है, अगर कोई खरीदना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं बेचना चाहूँगा तो मैं एक्सेप्टेंस दे दूंगा, अदरवाइज तो नो है। सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, ऑक्शनियर डजंट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन हु अटेंड द सेल। ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल। ऑक्शन भी बेटा क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और जो बेटा बिड लगाता है वो बंदा क्या देता है? ऑफर। और जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, हम्बर डाउन करके आपको प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया जाता है। द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एन ऑफर में बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। मैंने आपको बताया था कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ए बॉय स्टार्ट क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। In such circumstances, any reasonable man could guess that he expect to be paid for this। Here boy makes an implied offer। ये आपके साथ भी हुआ होगा, implied offer। implied क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ऑफर जो बाय कंडक्ट होता है, बाय वर्ड्स नहीं होता है। बाय वर्ड्स होने वाले ऑफर को हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। A statement of price is not an offer। अगर आप किसी को प्राइस बताते हो तो वो ऑफर नहीं है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर?
Offer is the final expression of willingness by offerer to bound by the offer should the other party choose to accept it. On the other hand, offers made with the intention to negotiate or offer to receive offer are known as invitation to offer. अगर कोई भी आपने स्टेटमेंट दिया क्या करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सामने से कोई अप्रोच करे या आप नेगोशिएट करना चाहते हो प्राइस पे, तो इसे हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर. वेयर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग इज फाइनल विलिंगनेस ऑफ propose certain terms on which he is willing to negotiate, he doesn't make an offer. अगर आप negotiating terms बताते हो तो इसे ऑफर नहीं मानेंगे, इसे इनविटेशन टू ऑफर मानेंगे, क्योंकि जब तक आपकी टर्म्स क्या नहीं हो जाती, फाइनल नहीं हो जाती, तब तक वो क्या नहीं बन पाता, ऑफर. आगे देखेंगे बेटा. फॉलोइंग आर इंस्टेंसेज ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर. जैसा कि हमने सारे लगभग डिस्कस कर लिया है. इन्विटेशन बाय कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स. कैसे करती है कंपनी अपने शेयर्स के लिए इनवाइट? प्रोस्पेक्टस के थ्रू. डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सोल इन शॉप विंडोज, डिस्प्ले. एडवर्टाइजिंग ऑक्शन, ऑक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया. कोटेशन ऑफ प्राइस सेंड इन रिप्लाई टू ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस. ये कौन सा केस था बेटा? हार्वे वर्सेस फैसी. हाउ टू मेक एन ऑफर. ऑफर किस चीज के लिए होता है? या तो कोई काम करने के लिए या कोई काम करने से मना करने के लिए. दो तरीके से हो सकता है, या तो बाय वर्ड्स या फिर कंडक्ट. वर्ड्स से होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस. अगर कंडक्ट से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड. ऑफर हो सकता है रिटन भी, ऑफर हो सकता है ओरल भी, दोनों ही अलाउड है. नेक्स्ट देखेंगे बेटा. ऑफर हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सेप्टेंस. बेटा ऑफर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अब हम एक्सेप्टेंस में आ गए हैं. एक्सेप्टेंस भी आप थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं कि क्या होता है. हम ब्रीफली अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझेंगे ब्रीफ लेते हुए. व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट. अगर सामने वाला बंदा अपनी एसेंट देता है तो ये माना जाता है कि प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट. यानी कि ऑफर की क्या मिल गई है? एक्सेप्टेंस. जैसे ही एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है दैट बिकम प्रॉमिस. यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस. एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन. When the person to whom proposal is made, for example, if A offered to sell his car to B in 2 lakh, proposal is made to B. अब the person to whom proposal is made यानी कि B, वो अपनी एसेंट देता है, यानी कि अपनी अप्रूवल देता है, कंसेंट देता है, तो क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस. और अगर वो मना कर देता है तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगी. सिंपल. अब हम पढ़ रहे हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस. अगेन जैसे हमने रूल्स पढ़े थे बेटा किसके लिए? ऑफर के लिए. वैसे हम रूल्स अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक्सेप्टेंस के लिए. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड. एक्सेप्टेंस केवल वो ही पर्सन दे सकता है जिसको क्या दिया गया है? ऑफर दिया गया है. इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन whom इट इज मेड. जैसे कि बेटा एक केस हुआ था, वो केस हम आपको बता रहे हैं बोल्टन वर्सेस जॉन्स का. जॉन्स हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. Bolton supplied the goods even though order was not in his name. Johns refused to pay Bolton for the goods because by entering into the contract with Brocklehurst, he intended to set off his debt against Brocklehurst. Held as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Johns. क्या हुआ था बेटा? जॉन्स ने ब्रोकलहर्स्ट को एक कंपनी थी, उसने ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था, तो उसने कुछ गुड्स ऑर्डर की. कैसे गुड्स ऑर्डर की? कि भाई मेरा ये क्रेडिटर है,
सॉरी, ये मेरा डेटर है। जॉन्स का क्रेडिटर कौन था? ये ब्रोकलहर्स्ट कंपनी थी, वो किसका क्रेडिटर था? जॉन्स का। तो उसने सोचा कि मैं इससे कुछ गुड्स मंगवा लेता हूँ, उससे क्या होगा, इसका उधार जो मुझ पे चल रहा है वो चुक जाएगा। लेकिन पता चला कि बोल्टन ने ब्रोकलहर्स्ट कंपनी का क्या ले लिया है? बिजनेस खरीद लिया है, बिजनेस ले लिया है। और जॉन्स को पता चला, और तो उसने क्या किया, मना कर दिया बोल्टन को कि मैं आपसे क्या नहीं लूँगा, कोई भी गुड्स नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? ब्रोकलहर्स्ट के साथ है, और यहाँ पे मेरे को क्या होगा, सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेटा एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू वूम ऑफर इज मेड। क्योंकि जॉन्स ने सामान यानी कि गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, तो इसको सप्लाई कौन करेगा? बोल्टन नहीं कर सकता, ब्रोकलहर्स्ट को ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफर भी उसी को दिया गया है, तो एक्सेप्टेंस भी ब्रोकलहर्स्ट के थ्रू ही होनी चाहिए। इन केस ऑफ ए जनरल ऑफर, अगर केस क्या हो, जनरल ऑफर हो, तो एक्सेप्टेंस बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑफर, तो उसमें कोई भी आपको एक्सेप्टेंस दे सकता है जिस भी पर्सन के नॉलेज में ऑफर आता है। क्योंकि ये क्या है बेटा? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सबके लिए। हमने ये केस पढ़ लिया था, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉग बॉल्स कंपनी, इन्फ्लुएंजा वाला केस था, याद हो तो आपको। आगे चल रहे हैं बेटा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। व्हाट इट मीन? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब आप एक्सेप्टेंस में किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते। नो कंडीशन, नो कंडीशन। ऑफर देते टाइम आप अपनी कंडीशन लगा सकते हो, यानी कि ऑफर कैन मेक द कंडीशन बट ऑफर कैन नॉट मेक। अगर आप एक्सेप्टेंस देते टाइम कंडीशन लगाओगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। इफ देयर इज कंडीशन देन नो एक्सेप्टेंस। क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। तीसरी इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर को आपने कम्युनिकेट नहीं की है, तब तक आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। बहुत ही फेमस केस है ब्रॉन्गडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। बेटा मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, इसमें जो भी मैटर है उसको मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बता रही हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। क्या हुआ, एक बंदे ने अप्लाई किया किसी टेंडर के लिए एक रेलवे कंपनी में। उसे अपने इंटरनल सोर्सेस से पता चला कि रेलवे कंपनी के मैनेजर ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी तक उसके पास किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं आया है। बीच में किसी तरीके का हॉलीडे आ गया और उसकी कंफर्मेशन वाला जो पेज है जिस पे अप्रूव्ड लिखा हुआ है, वो पेज ड्रॉर में है। कहाँ रखा हुआ है? ड्रॉर में रखा हुआ है, ठीक है। जब तक ये ड्रॉर से निकल के बी के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक बी अपॉइंट नहीं हुआ है एज ए सप्लायर, मतलब वो टेंडर उसे नहीं मिला है जब तक वो डॉक्यूमेंट यानी कि जो एक्सेप्टेंस है, अगर आप ड्रॉर में रख के छोड़ दोगे या भूल गए फॉर एग्जांपल, तो क्या बी को टेंडर मिल चुका है? नो। जब तक ये एक्सेप्टेंस का लेटर किसके पास नहीं पहुंच जाता, बी के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक बी क्या नहीं माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा कि बी को टेंडर मिल गया। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एक और केस देख रहे हैं हम, नील वर्सेस मैरिट। एम ऑफर टू सेल इज लैंड टू एन फॉर 280 pound. Anne replied, purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 only. He promised to pay the balance pound 200 by monthly installment at 50 pound each. It was held that Anne could not enforce his acceptance because it was not an qualified one.
बेटा क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम, एम ने ऑफर किया क्या, एन को, कितने पाउंड देने के लिए 280, एन ने रिप्लाई किया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और 80 पाउंड मैं आपको पे कर रहा हूँ और बैलेंस में आपको 200 जो बैलेंस है वो मंथली इंस्टॉलमेंट 50 में दे दूंगा। इस केस में डिक्लेयर हुआ एन कुड नॉट इन्फोर्स एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन, मतलब ये क्वालिफाइड है, कंडीशन लगा दी। यहाँ पे कंडीशन है कि बेटा, क्या यहाँ पे किसी भी तरीके की कंडीशन है, क्या कंडीशन है क्या कि इंस्टॉलमेंट में देगा। बेटा एम ये रख सकता था कि इंस्टॉलमेंट में दे दे, बट एन अपनी मर्जी से अगर कोई कंडीशन लगाता है तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। A offered to sell. Next example, A offered to sell his house to B for 1 lakh. B replied that I can pay 80,000 for it. The offer A is rejected by B as acceptance is not unqualified. Again, 1 लाख का बोला, B ने बोला 80,000 में ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने कंडीशन लगा दी, 1 लाख में तो नहीं लूंगा मैं, 80,000 में ले लूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कंडीशन लगाई तो अगेन ये क्या हो गया बेटा, काउंटर ऑफर हो गया। देखो इन्होंने लिखा भी है काउंटर ऑफर। नेक्स्ट रूल है देखो बेटा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। अगर ऑफरर ने कोई मोड बताया है, प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो ऑफरी को उस मोड के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा था कि मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपकी एक्सेप्टेंस है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दे देना, तो उसे व्हाट्सएप पे ही देनी पड़ेगी। उसने बोला था मुझे टेलीग्राम में लिख के दे देना, तो टेलीग्राम में ही लिख के देनी पड़ेगी। अगर आपने उसके मोड के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस नहीं दी तो उसे क्या नहीं बोलेंगे हम, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑफरर तो कंडीशन लगा सकता है ना बेटा। यस। टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। बेटा अगर ऑफरर ने बोला है कि मुझे 1 वीक के अंदर आप बता दीजिए आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट है क्या, तो आपको विद इन 1 वीक बताना है, और अगर आप 1 वीक के बाद बताते हो तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं जिंदगी में कभी भी बता दोगे कभी भी एक्सेप्टेंस दे दोगे, नो। If no time is specified, then क्या होगा बेटा, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम केस टू केस वैरी करेगा, वो आपको देखना है कि क्या रीजनेबल टाइम हो सकता है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, कभी भी चुप रहने को हम एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं कर सकते, जैसा कि हुआ था फेल्थ हाउस वर्सेस बिंदले के केस में। फेल्थ हाउस अंकल थे, ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 पाउंड, सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन एट 30 पाउंड। द नेफ्यू डिडंट रिप्लाई टू एफ एट ऑल. He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, auctioneer sold the horse. F sued him for conversion of his property. Held F should not succeed. His nephew had not communicated the acceptance to him. बेटा देखो केस क्या हुआ था, अंकल ने बोला था नेफ्यू को कि है ना तुम अपना एक हॉर्स है ना जो ये वाला मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे लिए रिजर्व रख लो और मैं 30 पाउंड में खरीदने को तैयार हूँ। अगर तुमने कुछ कहा भी नहीं, मतलब रिप्लाई भी नहीं दिया ना, तो ये मानूंगा कि तुम बेचने को तैयार हो मुझे। नेफ्यू ने भी बोला ठीक है अंकल कह रहे हैं तो ठीक है, उसने रिप्लाई नहीं दिया और वो मन में यही सोच के चल रही थी या चल रहा था कि अगर मैं अंकल के लिए रिजर्व रखूंगा तो उसने अपने जो फार्म हाउस है हॉर्स को जहाँ पे वो रखते थे वहाँ से उन्होंने क्या किया, उस हॉर्स को निकालने के लिए अपने ऑक्शनियर को बोल दिया, बोले बाकी सब बेच देना बस ये वाला मत बेचना।
बट ऑक्शनियर ने उसे बाय मिस्टेक निकाला नहीं और उस हॉर्स को बेच दिया। इस केस के अंदर वैसे तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अगर नहीं, उन्होंने अंकल के साथ नहीं किया, किसी और के साथ कर लिया, तो अंकल क्या है, उस हॉर्स को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं थी। वैसे तो नेफ्यू तैयार था या थी किस चीज़ से रिलेटेड, कि हम आपको बेच देंगे, क्यों, वो अपने मन में सोच के चल रहे थे, लेकिन मन में सोचना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते कि चुप रहने को, यानी कि नो रिप्लाई को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे फेल था, उसकी जो नो रिप्लाई वाला कॉन्सेप्ट था वो गलत था, और इस कारण वो कोई भी केस नहीं कर सकते। अगर वो रिटर्न में या ओरल एक्सेप्टेंस ले लेते तो उस केस में वो केस करके रिकवर कर सकते थे हॉर्स को। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आपको पता ही है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है, यानी कि बाय कंडक्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का कोई भी मतलब आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जिससे आप सामने वाली पार्टी को लगे कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बेटा हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम भी रहती है इस टॉपिक में, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखेंगे बेटा, इम्पॉर्टेंस ऑफ ए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिविंग इफेक्ट। हमने ये पढ़ा था, ये बताया गया है कि जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या नहीं हो जाता बेटा, कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तो उनको हम इफेक्टिव नहीं मानते, उनको प्रॉपर नहीं मानते हैं। तो उनका अच्छा कम्युनिकेशन भी तरीके से होना ज़रूरी है, इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और रिवोकेशन नहीं होगा, मतलब आप तोड़ोगे नहीं, पार्टीज़ के बीच में कोई झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस, बेटा अगर फेस टू फेस हैं और ऑफर और एक्सेप्टेंस होने की बात हो तो वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस में इन केस ऑफ वॉट, जब प्रॉब्लम ये होती है दोनों पार्टीज एक जगह अवेलेबल नहीं है, तब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब तक कंप्लीट मानी जाए। नहीं समझ में आ रही आपको बात, अगली साइड में आ जाएगी, डिटेल में पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, पहले बात कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की, फिर बात करेंगे हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। देखिए बेटा, वैन इट, ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, वैन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू वूम इट इज मेड, यानी कि ऑफर की नॉलेज में जिस दिन ये आ जाएगा ना, उस दिन ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाएगा। आपने भेजा है उससे मतलब नहीं है, कब भेजा है उससे मतलब नहीं है, कब उस बंदे के पास पहुंच गया है ऑफर, तब कम्युनिकेटेड माना जाएगा। वेयर ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस 5 लाख, इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च, तो इस दिन नहीं माना जाएगा। इफ द डेट लेटर्स रीचेज बी ऑन 12th मार्च, तो किस दिन कम्युनिकेटेड माना जाएगा, 12th मार्च को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक कम्युनिकेटेड माना जाता है, देयर आर 2 इशू ऑफ डिस्कशन। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, 2, एक ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर और एक ऑन द पॉइंट ऑफ ऑफरी। देखेंगे बेटा, modes of acceptance and when the acceptance is complete. First consider mode of acceptance. General terms, 2 modes of communication: by any act, by omission, intending thereby to communicate to other for which the effect of communicating it to other. Communication by act would include any expression of words. आप 2 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो एक्सेप्टेंस को, या तो बाय वर्ड्स, चाहे वो वर्ड्स रिटर्न हो या ओरल हो। रिटर्न वर्ड्स विल इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल्स, इवन एडवर्टाइजमेंट। ओरल वर्ड्स इंक्लूड टेलीफोन, मैसेजेस। अगेन टेली कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट्स और साइन that the other person understand the person's acting or making signs means to say or convey. अब बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। टू डू समथिंग, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट और फॉरबियरनेस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट।
However, silence will not be treated as communication by omission. आप omission के थ्रू भी communication मान सकते हो, लेकिन silence के थ्रू नहीं मानोगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, nothing new. Communication of acceptance by conduct. Delivery of goods at a price by a seller at willing buyer will be understood as a communication by conduct to convey acceptance. सिमिलरली अगर आपका बायर जिस प्राइस पे गुड्स चाहता है उस प्राइस पे आपने उसको डिलीवर कर दी तो इसे बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस माना जाएगा. वन नीड टू एक्सप्लेन वाई वन बोर्ड्स अ पब्लिक बस और ए ड्रॉप ए कॉइन इज वेविंग मशीन. ये भी अच्छा, हम वेट मशीन में कॉइन डालते हैं और उससे हमारा वेट आ जाता है, तो ये भी क्या मानी जाती है, इम्प्लाइड, यानी कि बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो ये सब आपको पता ही है. अच्छा, एक केस हुआ था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का. इस केस में क्या हुआ था, एक लेडी थी, उन्होंने अपने क्लोथ ड्राई क्लीनर को दिए लॉन्ड्री के पर्पज से, क्लोथ ड्राई क्लीनर को लॉन्ड्री पर्पज से दिए. लॉन्ड्री रिसिप्ट कंटेनिंग ए कंडीशन, एक कंडीशन थी उस पर, दैट इन केस ऑफ लॉस कस्टमर वुड बी इंटाइटल टू क्लेम 15% ऑफ द मार्केट प्राइस ओनली. अगर आपको लॉस होता है तो केवल आपको कितना क्लेम मिलेगा, 15% मार्केट प्राइस का. और पता चला कि उसने ड्राई क्लीन सही से नहीं की और ना जो लेडी थी उसकी क्लोथ्स थे वो खराब हो गए, न्यू साड़ी डैमेज्ड या फिर खो गई, जो भी. द टर्म्स वर अनरीजनेबल. क्यों? क्योंकि रिकवर केवल क्या हो रहा है, 15%. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने रिसिप्ट पे कोई भी कंडीशन डाल दोगे और वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी. नो, यहाँ पे अगर कंडीशंस अनरीजनेबल है तो उस केस में लेडी क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है फुल वैल्यू ऑफ साड़ी फ्रॉम ड्राई क्लीनर. ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये केस का डिसीजन हुआ था लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी. नाउ कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द सेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ लिया हमने. बेटा कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा दो एंगल हैं इसके, दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक तो ऑफरर और एक एक्सेप्टर. ऑफरर बोले तो प्रपोजर और एक एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, देखो इट्स इंपॉर्टेंट. ऑफर कब कम्युनिकेटेड माना जाता है, जब वो ऑफरी के पास पहुंच जाता है. लेकिन परफॉर्मेंस कब कम्युनिकेटेड मानी जाती है, एक्सेप्टेंस, यानी कि व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन इट वुड इज आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर. जैसे ही वो ट्रांसमिशन में गई तो उसे कंप्लीट माना जाएगा ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रपोजर. व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर इट वुड बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर. और एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कम्युनिकेटेड माना जाएगा, जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा. लेकिन प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट माना जाएगा, जैसे ही एक्सेप्टेंस ट्रांजिट में डाल दी गई है. द अदर फॉर्म ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर हिमसेल्फ at times of offeree may be required to communicate the performance by way of acceptance. In this case, not enough if the offeree merely perform the act, but he should also communicate his performance unless the offer include a term that a mere performance will constitute acceptance. This position was clearly explained in the famous case Carlyle versus Carlyle. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी. क्या लिखा है, ही शुड ऑल्सो कम्युनिकेट हिज परफॉर्मेंस अनलेस द ऑफर इंक्लूड ए टर्म दैट ए मेयर परफॉर्मेंस विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस. इस केस में नहीं हुआ था बेटा, अगर आप इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन लेते हो और फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हमारी स्मोक बॉल्स कंपनी की स्मोक बॉल्स लेते हो और फिर भी आपको हो जाता है, तो हम जिम्मेदार होंगे. तो उन्होंने एक कंडीशन थी वो उसने फुलफिल की थी कार्लिल ने, इसलिए उसने क्लेम किया था. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है. रिवोकेशन ऑफ ऑफर. बेटा एक बात बताओ, कोई भी चीज़ कब तक रिवोक यानी तोड़ी जा सकती, कैंसिल करवाई जा सकती है, जब तक कि वो कम्युनिकेट नहीं हो. यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किए जा सकते हैं, जब तक कि उनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है. कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो रिवोकेशन क्या होगी, जब तक कम्युनिकेशन इफ देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गवर्निंग द मेकिंग ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, वी ऑल्सो हैव स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग देयर रिवोकेशन. Communication of revocation of proposal or its acceptance is complete.
एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अगर कोई एक बंदा रिवोकेशन कर रहा है, व्हेन इट इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। अगर जो भी पर्सन रिवोक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, जैसे ही वो दूसरे पर्सन को ट्रांसमिशन में ये इंफॉर्मेशन लगा देगा। इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ पर्सन हु मेक्स इट, क्योंकि अब वो इसको कैंसिल नहीं, अब वो इसको वापस से रीस्टोर नहीं कर सकता, उसने रिवोक कर लिया, अब रिवोक हो गया। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड, जिस पर्सन को कहा रिवोक करवाया गया, मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट रिवोक किया गया है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये उसकी नॉलेज में आ जाएगा। सेम जैसा कि हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ा। जैसे कि एग्जांपल है, देखो, इफ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू मी बाय टेलीग्राम द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट as far as you are concerned when you have dispatched the telegram, but as far as I am concerned it will be complete only when I receive the telegram। तो बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा है, लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा, एक तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर दैट।